अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे कि ऑडिटर ऑडिट अश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद आप पार्ट 2 देखने के लिए आ जाएं। तो हम इस पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। सो फोर्थ रीज़न है कंपनी एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं देती। उसका फोर्थ रीज़न है लिमिटेशन ऑफ टाइम। टाइम बहुत लिमिटेड होता है ऑडिटर के पास। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम लीगल फ्रेमवर्क की वजह से चला जाता है, बाकी कुछ टाइम ही रह जाता है ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए। ऐसा क्यों है? इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि फाइनेंशियल्स प्रिपेयर हो जाते हैं 31 दिसंबर को। ठीक है, ईयर एंड हुआ, उसके बाद आपके फाइनेंशियल्स प्रिपेयर हो गए। अब SECP ने ये लिमिटेशन लगाई है कंपनी के ऊपर कि आपको 4 मंथ्स में जो है SECP को अपने फाइनेंशियल्स जो कि ऑडिटेड होने चाहिए, जो कि अप्रूव्ड होने चाहिए फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अप्रूव्ड होने चाहिए शेयर होल्डर्स से, वो आपको सबमिट करवाने हैं विद इन 4 मंथ्स। ठीक है, जहां आपका ईयर एंड हुआ 31 दिसंबर को, उसके बाद जो 4 महीने होंगे यानी कि अप्रैल तक एंड तक आपको फाइनेंशियल्स को सबमिट करवाने हैं SECP को। अब इसके बीच में काफ़ी लीगल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी अप्रूव करवाने हैं फाइनेंशियल्स, आपको ऑडिट भी करवाने हैं, आपको शेयर होल्डर्स से भी अप्रूव कराने हैं। तो उसमें क्या है कि आपका टाइम इन्वॉल्व होता है। हम मान के चलते हैं कि जो अप्रूवल है शेयर होल्डर्स का वो हम 29 अप्रैल को ले रहे हैं, यानी कि हम एक दिन पहले ही जो है वो AGM को रखते हैं और अप्रूव करवा लेते हैं। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसी एक दिन पहले ही अप्रूव करवाएं AGM में, लेकिन आप ये मान के चलें कि एक दिन ही पहले AGM हुई है और फिर हम ये देखेंगे कि कितना टाइम सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद बच जाता है। जैसे AGM का नोटिस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए नोटिस, तो ये सारी लीगल फ्रेमवर्क्स के बाद जो टाइम बच जाता है फिर वो ऑडिट का होता है, तो हम वही देख रहे हैं। अब कंपनी लॉ ये कहता है कि 21 डेज़ का नोटिस आपके AGM का जाना चाहिए शेयर होल्डर्स को। ठीक है, यानी कि हम अगर 21 दिन पीछे जाएं तो हमारे पास 8 अप्रैल को सिर्फ नोटिस जाएगा शेयर होल्डर्स को कि AGM हो रही है, उसमें आपके जो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स हैं उनको अप्रूव करवाना है। लेकिन जब आप नोटिस भेजेंगे तो नोटिस के साथ आपको फाइनेंशियल्स भी भेजने होंगे, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले प्रिंट करवाएं। प्रिंटिंग के 7 दिन और आप ले लो तो 1 अप्रैल को हम पहुंच गए। इससे भी हम पीछे जाएंगे तो जाहिर है कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को जाएंगे, तो वो 30 मार्च को मीटिंग हुई होगी। एक और कंपनी लॉ की जो है वो रिक्वायरमेंट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है उसका नोटिस 7 डेज़ पहले जाना चाहिए। तो अब हम पहुंच गए हैं 22 मार्च को। अब 22 मार्च तक नोटिस जा रहा है, उसके बाद फिर अप्रूवल होगा, फिर प्रिंटिंग होगी, फिर आपकी जो है वो AGM के लिए नोटिस जाएगा, AGM के बाद फिर AGM होगी, फिर जाके कहीं मेरे जो फाइनेंशियल्स हैं वो अप्रूव भी होंगे, फिर ऑडिटेड भी होंगे और वो फिर SECP को सबमिट करवाने होंगे। तो यानी कि इतना टाइम पीरियड तो लीगल रिक्वायरमेंट्स में ही चला गया। तो मेरे पास कितना टाइम बाकी बीच में बचा? दे लेके जो है वो 20 दिन मार्च के बचे और जनवरी और फरवरी का मंथ बच गया। यानी कि ऑडिट का जो टाइम है वो लिमिटेड है। उस लिमिटेड टाइम में ऑडिटर ज़्यादा से ज़्यादा
क्या कर सकता है, इतनी एक्सटेंसिव वो ऑडिट नहीं कर सकता, इतने एक्सटेंसिव की प्रोसीजर्स वो अप्लाई नहीं कर सकता, इतनी एक्सटेंसिव ट्रांजैक्शंस को वो ऑडिट नहीं कर सकता। तो फिर हम कम ही टाइम में कम काम कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस भी नहीं दे सकते। ओके, इसके बाद हमारा चौथा रीज़न है मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंफॉर्मेशन की ऑडिटर को देने की मैनेजमेंट की है। ऑडिटर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि मुझे ये इंफॉर्मेशन ज़रूर चाहिए, ठीक है। अगर मैनेजमेंट कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, ऑडिटर कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक चांस रहता है कि मैनेजमेंट अगर इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दे रही, क्योंकि इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है कि मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन ना दे, तो फिर ऐसी सूरत में ऑडिटर किस तरह से एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकता है कि मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड थी वो मुझे मैनेजमेंट की तरफ से मिली है। ये नहीं कर सकता। इसका हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आप ये समझ लें कि 31 दिसंबर को फाइनेंशियल्स रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अप्रूवल जो फाइनेंशियल्स का होना है वो होना है 1 मार्च को, ठीक है। अब इस दौरान ऑब्वियसली ऑडिट भी होना है, ये सारे लीगल जो है वो प्रोसीडिंग्स भी होने हैं, तभी जाके अप्रूव होगा। अब हुआ ये कि इस दौरान क्या हुआ कि लॉ से आपने कंफर्मेशन ले ली पहले कि हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं है जहाँ से हमारा पैसा जा सकता है या जिसका प्रोविज़न क्रिएट करना चाहिए। आपको कंफर्मेशन मिल गई, ऐसे मैनेजमेंट को मिल गई। लेकिन क्या हुआ कि कुछ ही दिन बाद गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आ गया कि आपके ऊपर किसी ने केस किया है, आपकी प्रोडक्ट ख़राब थी, उनका पेट ख़राब हो गया, अब आपको जो है वो कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ऑब्वियसली एक प्रोविज़न है, क्योंकि ये गारंटी नहीं है, अगर आप केस हारते हो तो फिर आपको जो है वो पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो उसका प्रोविज़न क्रिएट किया जा सकता है IS 137 के मुताबिक। लेकिन क्या किया मैनेजमेंट ने कि मैनेजमेंट ने ये जो ख़बर है, जो नोटिस है, उसको छुपा लिया। अब वो मैनेजमेंट को बता ही नहीं रही। अब जाहिर है कि ऑडिटर को किस तरीके से पता चलेगा, बता ही नहीं रही मैनेजमेंट। सो क्या होगा कि इस तरीके से इंटेंशनली ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और उसने कह दिया कि जो ऑडिटेड आपके फाइनेंशियल्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, उसमें जो है वो रीज़नेबल अश्योरेंस दे दी गई, लेकिन एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक ये लिमिटेशन रहती है कि मैनेजमेंट आपको सारी इन्फॉर्मेशन ना दे। तो इस वजह से एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो हम नहीं दे सकते। इंटेंशनली तो हमने देख लिया कि किस तरह से मैनेजमेंट छुपा रही है। अनइंटेंशनली भी हो सकता है कि भाई अप्रूव हो गए फाइनेंशियल, उसके बाद नोटिस आया, तो उसमें तो अब मैनेजमेंट कुछ नहीं कह सकती ना। अप्रूव ही हो गए तो अप्रूवल में ही आप जो है वो अश्योरेंस दे चुके हो, उसके बाद आपको जो है वो नोटिस आता है, तो फिर तो वो बात की बात है, ठीक है। तो इंटेंशनली अनइंटेंशनली दोनों तरफ से मैनेजमेंट जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन छुपा सकती है, और इसका रीज़न है कि ये एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकती। फिर हमारे पास आता है नो लीगल पावर टू सर्च। देखिए, ऑडिटर को ये पावर नहीं है कि वो जाके इन्वेस्टिगेट करे। अगर उसे कोई एविडेंस चाहिए, अगर उसको मैनेजमेंट नहीं दे रही, वो चुपचाप कोर्ट का इंतज़ार करेगा, उसमें वो लिख देगा कि मुझे ये की प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करवा दिया गया, मैनेजमेंट ने मुझे इजाज़त नहीं दी, मुझे नहीं करने दिया गया। लेकिन वो ज़ोर ज़बरदस्ती से वहाँ पहुँच नहीं जाएगा, वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, वो सर्च नहीं करेगा, उसकी ये पावर नहीं है। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो भी मैनेजमेंट आपको पकड़ सकती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपकी पावर में ही नहीं है। फॉर इंस्टेंस, आपको कोई जो है वो एविडेंस कलेक्ट करना है, ठीक है, आपको इन्वेंट्री को काउंट करवाना है, ठीक है, आप गए, आप जो है वो डोर को नॉक कर रहे हैं मगर कोई खोल नहीं रहा। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप छलांग मार के अंदर घुस जाएं, ठीक है, आपका जो है वो दरवाज़ा नहीं खोला, आपने इन्फॉर्म किया मैनेजमेंट को, उसके बाद कोई ना कोई रीज़न बता के मैनेजमेंट ने आपको जो है वो चलता किया, या फिर वो अनइंटेंशनल भी हो सकता है कि फॉर इंस्टेंस वहाँ पे तूफ़ान आ गया, ठीक है, अब आप वहाँ जा नहीं सकते, आपको मौत का ख़तरा है, तो अब मैनेजमेंट क्या करे,
वो एक सर्कमस्टांसेस हो गए, तो कुछ भी हो सकता है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपको ये पावर नहीं है, लेकिन कि आप जो है वो सर्च करें। तो जब आप पूरी पावर ही नहीं रखते कि हर चीज़ को आप तलाश कर सको, जहाँ पर आपकी लिमिटेशन है कि आप मैनेजमेंट से पूछ के ही सब काम करेंगे, तो आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। आप जो है वो रीज़नेबल एश्योरेंस ही दे सकते हैं। आप जहाँ सेटिस्फाई होंगे, आप कहेंगे कि मेरे लिए ये एविडेंस सेटिस्फाई है, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, रीज़नेबल एश्योरेंस में दे देता हूँ। उसके बाद आपके पास रीज़न आता है पर्सुएसिव एविडेंस का। देखिए, जो एविडेंस एक्सेप्ट किया जाता है ऑडिटर की जानिब से, वो पर्सुएसिव होना चाहिए। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपके लिए वो कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए। देखिए, एक तो ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए कि जो सिलेक्शन ऑफ की प्रोसीजर्स हैं वो मैटर ऑफ जजमेंट है। ऑडिटर टू ऑडिटर वो वेरी करेगा, ठीक है। आपने 4 प्रोसीजर्स अप्लाई करने, किसी ने 5 कर दिए, किसी ने 1 ही किया, उसके लिए वही सफिशेंट है। वो कहेगा भाई मुझे किसी चीज़ को चेक करना है, मैं उसके लिए एक ही एविडेंस जो है वो कलेक्ट करता हूँ और उसको सफिशेंट करा देता हूँ। कोई बंदा जो है वो खड़ूस है, वो कह रहा है कि मुझे 5-6 एविडेंस कलेक्ट करने हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ कि आपको जो है वो डेटर को जो है वो चेक करना है कि ये डेटर जो है वो सही है या नहीं है। आपने सबसे पहले कंफर्मेशन लेटर डेटर को भेजा कि मुझे कंफर्मेशन दो कि क्या आपने यहाँ से कोई सेल की है। वो आपको कहेगा कि हाँ मैंने सेल की है, लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए, मुझे पैसे देने हैं। आपको कंफर्मेशन लेटर आ गया। एक ऑडिटर ने कहा कि ये तो भाई सही हो गया, ठीक है, लेकिन दूसरा ऑडिटर ये कह रहा है कि मुझे आप अपने अकाउंट्स भी दिखाएं, आप अपना जनरल लेजर दिखाएं। आपने वहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड किया होगा कि मेरा जो है वो अकाउंट पेएबल कितना है, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है उसके लिए वो पेएबल है, उसको देना है, उसके लिए लायबिलिटी है, तो वो आपसे अकाउंट जो है वो पेएबल का लेजर ले लेगा। उससे भी ज़्यादा खलूस होगा तो वो कहेगा इनवॉइस दिखाओ भाई कि इनवॉइस सेल हुई भी है या नहीं हुई है। ऐसे तो नहीं कि सेल ही नहीं हुई और आपने कहा कि मुझे जो है वो पैसे देने, आपने डेटर बढ़ा दिया, एसेट्स को बढ़ा दिया। तो डिफरेंट एविडेंसेस होते हैं एक ही चीज़ को कंफर्म करने के लिए। आप प्रोसीजर्स जितने भी अप्लाई करें, ये डिपेंड करता है ऑडिटर टू ऑडिटर, ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो अगर आपके लिए वो एविडेंस सफिशेंट है, आप कह रहे हो कि वो पर्सुएसिव है, ठीक है, कंक्लूसिव कहीं भी नहीं हो सकता कि आपका एविडेंस कंक्लूसिव हो कि बिल्कुल आपने सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली, कुछ ना कुछ फिर भी रहता ही रहता है। तो इस वजह से जब वो कुछ ना कुछ रहता है तो आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। होपफुली आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दी जा सकती ऑडिटर की जानिब से, उनके सारे रीजंस क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू।